दोस्तों नमस्कार। डिस्कवरी क्लासेज में एचआर सर आप लोगों का फिर से हार्दिक अभिनंदन करते हैं, वेलकम करते हैं और स्वागत करते हैं। आज हम आप लोगों के लिए जो क्लास लेकर के आए हैं उस क्लास में कक्षा 6 की सामाजिक विज्ञान की जो पुस्तक है पृथ्वी हमारा आवास, उस पूरी पुस्तक के पूरी बुक के महत्वपूर्ण प्रश्न इस क्लास में हैं। लगभग प्रश्नों की संख्या 50 है। प्रश्न बनाते समय मैंने ये ध्यान में रखा है कि आप लोगों की तैयारी को मजबूती प्रदान हो, आप लोगों की तैयारी मजबूत हो, और दूसरी बात आपके कंसेप्ट क्लियर हों। तीसरी बात कंपटीशन में ये प्रश्न कैसे पूछे जा सकते हैं, उन सभी बातों को मैंने ध्यान में रखा है। क्लास आप जब देखेंगे तो आपको लगेगा कि हाँ मेरे कंसेप्ट क्लियर हुए हैं। ठीक है, तो शुरू करते हैं क्लास का। आज की क्लास का जो पहला प्रश्न है कि नक्षत्र मंडल क्या है। नक्षत्र मंडल कहलाते हैं, क्या कहलाते हैं, यानी कि क्या चीज़ है जिन्हें हम नक्षत्र मंडल कहते हैं। पहला ऑप्शन है तारों के विभिन्न समूहों द्वारा बनाई गई विविध आकृतियाँ। ठीक है, तारों के अध्ययन हेतु बनाया गया दल, उनको नक्षत्र मंडल कहेंगे। ग्रहों का समूह नक्षत्र मंडल कहलाता है, या क्षुद्र ग्रह जो होते हैं उनको नक्षत्र मंडल कहते हैं। क्या आंसर आना चाहिए? तो इस प्रश्न का सही आंसर है नंबर फर्स्ट, तारों के विभिन्न समूहों द्वारा बनाई गई हुई विविध आकृतियाँ। जैसे ही हम रात को, गर्मियों में रात को जैसे बाहर सोते हैं, आसमान की तरफ देखते हैं तो कोई शेर का मुंह दिखता है, कोई मछली की तरह दिखता है, कोई बकरी की तरह दिखता है। तो तारों के विभिन्न समूहों द्वारा जो आकृतियाँ बना ली जाती है उनको हम क्या कहते हैं भाई? नक्षत्र मंडल कहते हैं। ये बहुत बढ़िया प्रश्न आ सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आप लोगों के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि पृथ्वी के अक्ष पर आसमान में स्थित है। पृथ्वी के अक्ष पर या अक्ष की शिध में आसमान में कौन कौन सा निम्नलिखित में से कौन सा जो खगोलीय पिंड है वह स्थित है, ये आपको सेलेक्ट करना है। बढ़िया प्रश्न है, 6th क्लास के प्रश्न है, लेकिन तैयारी जो है आपको मालूम पड़ जाएगा कि कितनी अच्छी है। सूर्य पृथ्वी के अक्ष पर आसमान में स्थित है। ए सूर्य, बी शुक्र, तीसरा प्रोक्सिमा सेंटोरी, और डी ब्रिटिल स्टार। व्हाट इज द राइट आंसर? राइट आंसर इज पृथ्वी के अक्ष पर आसमान में स्थित है तो आप बताएंगे शुक्र ग्रह है, जो हमेशा उत्तर दिशा को रिप्रेजेंट करता है और यह पृथ्वी के अक्ष पर स्थित है। बढ़िया प्रश्न है। प्रश्न नंबर 3, लाइक करते जाएं, चैनल को सब्सक्राइब करते जाएं और शेयर करते जाएं। तीसरा प्रश्न आप लोगों की स्क्रीन पे है और लगभग 1 करोड़ का ये प्रश्न हो सकता है। प्रश्न नंबर तीसरा क्या है? उर्सा मेजर या बिग बियर क्या है? ज्योग्राफी से संबंधित लगभग प्रश्न है ये। उर्सा मेजर या बिग बियर बड़ा भालू क्या है? उर्सा मेजर या बिग बियर क्या है? सर्वाधिक चमकीला तारा है, या फिर नक्षत्र मंडल है, या फिर श्वेत वामन है, या उपग्रह है? क्या क्या है? ठीक है, तो क्या आंसर आएगा? बिग बियर क्या है? आंसर है नक्षत्र मंडल। क्या है? नक्षत्र मंडल क्या है? बिग बियर या उर्सा मेजर क्या है? नक्षत्र मंडल है। ध्यान रखना इस बात का। उर्सा मेजर या बिग बेयर क्या है? नक्षत्र मंडल है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, सप्तऋषि मंडल कौन से नक्षत्र मंडल में स्थित है? तो सप्तऋषि मंडल जो है व्हाइट ड्वार्फ में है, सौर मंडल में है, या वृश्चिक में है, या बिग बियर में है? कौन से नक्षत्र मंडल में है? बिग बियर नक्षत्र मंडल में स्थित है। कौन सा? सप्तऋषि मंडल। कौन से नक्षत्र मंडल में स्थित है? बिग बियर नक्षत्र मंडल में स्थित है। कौन? सप्तऋषि, 7 ऋषियों का जो समूह है वह बिग बियर नामक नक्षत्र मंडल में है। और बिग बियर का एक और नाम आपने पढ़ा होगा, क्या नाम है वह बिग बियर का? उर्सा मेजर। अगर ऑप्शन में उर्सा मेजर मिल जाए तो आप लोग उसके ऊपर भी टिक लगा देना, ये मत कह देना एचआर सर आपने तो बिग बियर बताया था, क्योंकि बिग बियर और उर्सा मेजर एक ही बात है। नेक्स्ट 5वें नंबर का प्रश्न। 5वें नंबर का प्रश्न क्या है? सुमेलित कीजिए। ठीक है, किसको सुमेलित करना है? सूर्य का सबसे नज़दीक ग्रह कौन सा है? पृथ्वी के सबसे नज़दीक ग्रह कौन सा है? पृथ्वी का जुड़ा ग्रह कौन सा है? और बोना ग्रह कौन सा है? ये कॉमन बात है, सबके लिए अलग अलग प्रश्न बन सकते हैं, लेकिन तैयारी और कंसेप्ट इस प्रकार के प्रश्नों से क्लियर होते हैं। तैयारी और कंसेप्ट जो है वो किस प्रकार के प्रश्नों से क्लियर होंगे? देखिए, तैयारी और कंसेप्ट जो है इस प्रकार के प्रश्नों से क्लियर होते हैं। पहला प्रश्न क्या है? सूर्य के नज़दीक ग्रह कौन सा है? आंसर क्या आ जाएगा? सूर्य के नज़दीक सबसे नज़दीक ग्रह है बुध, जो सबसे छोटा ग्रह भी है। पृथ्वी के सबसे नज़दीक ग्रह कौन सा है? शुक्र। पृथ्वी के सबसे नज़दीक ग्रह कौन सा है? शुक्र ग्रह है। पृथ्वी का जुड़वा ग्रह भी कौन सा है भाई? शुक्र ग्रह है। ध्यान में रखना, मैंने मुख्यतः ध्यान में रखा है कि आपके कंसेप्ट क्लियर हों।
सूर्य के सबसे नज़दीक ग्रह है बुध, पृथ्वी के सबसे नज़दीक ग्रह है शुक्र, पृथ्वी का जुड़वां ग्रह भी शुक्र, बोना ग्रह है। ये दोनों यम और यूबी 313, यम भी बोना ग्रह है, यम को कहते हैं प्लूटो। पहले ये ग्रहों की श्रेणी में था, फिर इसको हटा दिया गया है, बोना ग्रह है यम। और यूबी 313 ये भी क्या है भाई, बोना ग्रह है। ध्यान में रखना, प्रश्न कुछ अलग हिसाब से बनाए हैं, कंसेप्ट आपके क्लियर होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 है आपकी स्क्रीन पे, यम या प्लूटो को बोना ग्रह कब घोषित किया गया? प्रश्न तो बढ़िया है, यम या प्लूटो को बोना ग्रह कब घोषित किया गया? ऑप्शन क्या है? ऑप्शन में ऑप्शन क्या है? 2005, 2006, 2007 या 2008? कौन सी की बात कर रहे हैं अपन? प्लूटो को बोना ग्रह कब घोषित किया गया? तो राइट आंसर आ जाएगा भाई, राइट आंसर क्या है? 2006। कौन सा है भाई? 2006 में प्लूटो या यम को बोना ग्रह घोषित किया गया था, ये ध्यान में रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पे, 7वें नंबर का प्रश्न, थोड़ा जल्दी कर लेंगे। इसमें भी आपको सुमेलित करना है कि सुमेलित करने वाले प्रश्न जो है ना, वो काफ़ी कंसेप्ट क्लियर करता है। सुमेलित होने वाले जो प्रश्न हैं, जो मैंने ऑप्शन बनाए, वो काफ़ी कंसेप्ट क्लियर करते हैं। देखिए, नीला ग्रह किसे कहते हैं? आपको पता है, पृथ्वी को कहते हैं। पृथ्वी व सूर्य के बीच की दूरी कितनी है? पृथ्वी व सूर्य के बीच की दूरी कितनी है? पृथ्वी व चंद्रमा के बीच की दूरी कितनी है? और प्रकाश की गति कितनी है? ठीक है, कंसेप्ट एकदम सीधे हैं, लेकिन कंसेप्ट आपके क्लियर होंगे, प्रश्न एकदम सीधा है। नीला ग्रह पृथ्वी को कहते हैं। पृथ्वी व सूर्य के बीच की दूरी है 15 करोड़ किलोमीटर, लगभग 15 करोड़ किलोमीटर है। पृथ्वी व चंद्रमा के बीच की दूरी है लगभग 384-400 किलोमीटर, और प्रकाश की गति है 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड। कितनी है? 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड। ठीक है, नेक्स्ट 7वें नंबर का प्रश्न, और आपकी स्क्रीन पे आपकी तैयारी को परखने के लिए, आपको जांचने के लिए, आपको बांचने के लिए, चंद्रमा पृथ्वी का एक चक्कर लगभग कितने दिनों में पूरा करता है? चंद्रमा पृथ्वी का एक चक्कर लगभग कितने दिनों में पूरा करता है? ध्यान में रखना, क्या आंसर आ जाएगा? 24 दिन, 25 दिन, 30 दिन या 27 दिन? ये 27 है, ये ध्यान में रखना, 21 मत समझ लेना। ठीक है, तो क्या आंसर आ जाएगा? चंद्रमा पृथ्वी का एक चक्कर लगभग कितने दिनों में पूरा करता है? राइट आंसर है इसका 27 दिन। जांचते जाइए, अपने को परखते जाइए। अब 9वां प्रश्न बहुत बड़ा है, इसमें काफ़ी कंसेप्ट आप लोगों के क्लियर होंगे, इसलिए ध्यान से इस प्रश्न को आप देखेंगे। बताते हैं, स्क्रीन पे इस प्रश्न को लाते हैं। बहुत बड़ा प्रश्न है। विषुवत व्रत, उत्तरी ध्रुव, दक्षिणी ध्रुव, कर्क रेखा, मकर रेखा, उत्तर ध्रुव व्रत, दक्षिण ध्रुव व्रत, उष्ण कटिबंध, उष्ण उत्तरी शीतोष्ण कटिबंध, शीत कटिबंध, मॉरिशस द्वीप व टोगा द्वीप, और दक्षिणी शीतोष्ण कटिबंध। ठीक है, तो देख लेते हैं इसमें क्या क्या खास बात है। इसमें ये देखेंगे विषुवत व्रत, देखिए विषुवत व्रत जो है किसको कहेंगे? तो आप ध्यान में रखना, 0 डिग्री अक्षांश, ये देखो नीचे 0 डिग्री अक्षांश है ना, उसको अपन क्या कहते हैं? विषुवत व्रत भी कहते हैं, ध्यान में रखना। दूसरा, उत्तरी ध्रुव किसे कहेंगे? 90 डिग्री उत्तरी अक्षांश को उत्तरी ध्रुव कहते हैं। उत्तरी ध्रुव 90 डिग्री उत्तरी अक्षांश, 90 डिग्री उत्तरी अक्षांश को। दक्षिणी ध्रुव 90 डिग्री दक्षिणी अक्षांश को। कर्क रेखा किसे कहेंगे? 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश। मकर रेखा 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश। बहुत बढ़िया प्रश्न है, ये कंफ्यूज हो जाते हैं। कर्क रेखा 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश, मकर रेखा 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश। ठीक है, इतना होने के बाद थोड़ा सा नीचे और चल लेते हैं भैया, नीचे और चलिए। ठीक है, कर्क रेखा मकर रेखा हो गया था। उत्तरी ध्रुव व्रत, ठीक है, उत्तरी ध्रुव व्रत, दक्षिणी ध्रुव व्रत, ये आपको बताना है। उत्तरी ध्रुव व्रत किसे कहेंगे? उत्तरी ध्रुव व्रत जो है वह 66.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश, उत्तरी ध्रुव व्रत। दक्षिणी ध्रुव व्रत 66.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश। उष्ण कटिबंध किसे कहेंगे? कर्क व मकर रेखा के बीच का कटिबंध उष्ण कटिबंध कहलाता है। उत्तरी शीतोष्ण कटिबंध कर्क व उत्तर ध्रुव व्रत के बीच का कटिबंध उत्तरी शीतोष्ण कटिबंध कहलाता है। और दक्षिणी शीतोष्ण कटिबंध कौन सा कहलाएगा? उत्तरी फिर शीत कटिबंध है। शीत कटिबंध किसे कहेंगे? शीत कटिबंध, ठीक है, शीत कटिबंध किसे कहेंगे भाई? कर्क रेखा या मकर रेखा के बीच की दूरी, कर्क व उत्तरी ध्रुव व्रत के बीच का क्षेत्र, कर्क व दक्षिण ध्रुव व्रत के बीच का क्षेत्र क्या कहलाएगा? शीत कटिबंध कहलाएगा। ये
दक्षिणी शीतोष्ण कटिबंध कहाँ कहलाएगा? कर्क व दक्षिणी ध्रुव के बीच का कटिबंध, ठीक है। और दक्षिणी शीतोष्ण कटिबंध किसे कहलाएगा? क्या कौन सा है? शीत कटिबंध, कर्क व दक्षिणी ध्रुव के बीच, उत्तर व दक्षिणी ध्रुव कहलाएंगे शीत कटिबंध, ठीक है। मॉरिशस द्वीप कौन सा कहलाएगा भाई? मॉरिशस द्वीप व टोंगा द्वीप 20 डिग्री अक्षांश पर स्थित है। मॉरिशस द्वीप व टोंगा द्वीप में क्या सही करना है आपको? मॉरिशस द्वीप व टोंगा द्वीप जो है ना वो 20 डिग्री अक्षांश पर स्थित है। 0 डिग्री अक्षांश क्या है? विषुवत व्रत है। उष्ण कटिबंध कर्क व मकर रेखा के बीच है। उत्तरी शीतोष्ण कटिबंध, उत्तरी शीतोष्ण कटिबंध कर्क व उत्तरी ध्रुव के बीच में स्थित है। दक्षिणी शीतोष्ण कटिबंध कर्क व ये मकर व, यहाँ पर मकर आएगा, मकर व दक्षिणी ध्रुव वर्त के बीच स्थित है। तो इस प्रकार शीत कटिबंध आ गए, उत्तर व दक्षिणी ध्रुव जो है वहाँ पर क्या है? शीत कटिबंध स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये कंसेप्ट क्लियर करने वाला था प्रश्न, और काफ़ी बातें एक ही प्रश्न में मैंने आपको बताई हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन नंबर है 10, असत्य कथन को छांटिए। इनमें से असत्य कथन कौन सा है? बहुत सारे कथन मैंने लिखे हैं, 4 ऑप्शन का मैंने वो नहीं रखा है। पहला कथन क्या है? अक्षांश रेखाएं पूर्व से पश्चिम की ओर खींची जाने वाली काल्पनिक रेखाएं हैं। क्या यह बात सही है? आप छांटना भाई। अक्षांश रेखाएं पूर्व से पश्चिम की ओर खींची जाने वाली काल्पनिक रेखाएं हैं। क्या बात यह सही है क्या? सत्य का असत्य छांटना है। दूसरा, देशांतर रेखाएं उत्तर से दक्षिण की ओर खींची जाती हैं। क्या यह बात असत्य है? तीसरी, अक्षांश रेखाओं की लंबाई असमान होती है। सही बात है या गलत बात आपको देखना है, असत्य कौन सा है। चौथा ऑप्शन है, सभी देशांतर रेखाएं समान लंबाई की होती हैं। सभी देशांतर रेखाओं की लंबाई क्या होती है? समान होती है। 0 डिग्री देशांतर को प्रधान यामोत्तर कहते हैं। अलग अलग प्रश्न बनेंगे इसमें, बहुत बढ़िया प्रश्न है। काफ़ी प्रश्न जो है मैंने एक ही प्रश्न में डाल दिए हैं। 0 डिग्री देशांतर को प्रमुख या प्रधान यामोत्तर कहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट, 0 डिग्री अक्षांश को विषुवत रेखा कहते हैं, विषुवत व्रत कहेंगे। 0 डिग्री अक्षांश को विषुवत व्रत कहेंगे, ये ध्यान में रखना। 0 डिग्री अक्षांश को भी विषुवत रेखा कहते हैं। फिर नेक्स्ट देखो, एफ हो गया, और अब जी पूरा और देख लो। 0 डिग्री देशांतर को ग्रीनविच रेखा कहते हैं। क्या ये भी बात सही है या प्रधान यामोत्तर कहते हैं? समझ में नहीं आ रहा। 180 डिग्री पूर्व और 180 डिग्री पश्चिम यामोत्तर एक ही रेखा पर स्थित है। कौन सा कथन गलत है भाई? इतने सारे कथन मैंने बताए हैं, तो मैं आपको बता दूं आपकी जानकारी के लिए, कन्फ्यूज मत होना। सारे कथन मैंने एकदम सही लिखे हैं, और एक तरह से प्रश्न बना करके लिखेंगे। सारे कथन एकदम राइट हैं, एक भी प्रश्न कथन इसमें गलत नहीं है, ठीक है। 0 डिग्री अक्षांश को विषुवत रेखा भी कहते हैं। 0 डिग्री देशांतर को ग्रीनविच रेखा भी कहते हैं। 0 डिग्री देशांतर को प्रधान यामोत्तर भी कहते हैं। सभी देशांतर रेखाओं की लंबाई एक समान होती है, और अक्षांश रेखाओं की लंबाई क्या होती है? असमान होती है। ध्यान रखना जरूरी है। 180 डिग्री पूर्व और 180 डिग्री पश्चिम यामोत्तर एक ही रेखा पर स्थित है। ये 6ठी क्लास की बातें हैं, समझ में नहीं आता अभी तक अपन ने याद क्यों नहीं की। इनको याद कर लेते तो कुछ अलग मोड पे होते, उसी समय याद कर लेते। क्वेश्चन नंबर 11 आपकी स्क्रीन पे 1 करोड़ रुपए का ये प्रश्न है। पृथ्वी 1 घंटे में घूमती है, कितना डिग्री घूमती है? पृथ्वी 1 घंटे में कितना डिग्री कितने 1 घंटे में घूमती है? तो आप बताएंगे 15 डिग्री। क्या बताएंगे भाई? 15 डिग्री घूमती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जब ग्रीनविच में दोपहर के 12 बजे हैं तो ग्रीनविच से 15 डिग्री पूर्व और 15 डिग्री पश्चिम में समय क्रमशः होगा। तो 15 डिग्री पूर्व में जो समय और 15 डिग्री पश्चिम में समय कितना होगा? 1 व 11, ठीक है, क्योंकि पूर्व में 1 घंटा आगे चलता है और पश्चिम में 1 घंटा कम हो जाता है। तो 12 बजे हैं ग्रीनविच में, तो पूर्व में 15 डिग्री पूर्व में कितना घंटा कम हो जाएगा? 1, और 15 डिग्री पश्चिम में क्या है? 1 बजेंगे, 12 के बाद 1 बजेंगे, 1 घंटा बढ़ जाएगा, और पश्चिम में क्या होगा? 1 घंटा घट जाएगा, इसलिए 11 बजेंगे भाई, ध्यान में रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत का मानक यामोत्तर है। भारत का मानक यामोत्तर किसे कहा गया है? बढ़िया प्रश्न है ये भी। आप लोगों के रीट लेवल की या किसी भी एग्जाम में ये पूछ लिया जाता है। बहुत ही बेसिक प्रश्न है, यहाँ से जीके शुरू होता है, ठीक है। भारत का मानक यामोत्तर क्या है? 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर जो है उसको भारत का मानक यामोत्तर माना जाता है। मानक यामोत्तर देशांतर रेखा, ठीक है।
भारत स्थित है ग्रीनविच के पूर्व में, ग्रीनविच के पश्चिम में, ग्रीनविच के उत्तर में या ग्रीनविच के दक्षिण में? तो क्या बताएंगे? ग्रीनविच के पूर्व में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 15, 15वें नंबर का प्रश्न है, भारत का समय ग्रीनविच समय से, बहुत ही बढ़िया प्रश्न है। भारत का समय जो है वो ग्रीनविच समय से कितना 5 घंटे आगे है, 5 घंटे 30 मिनट आगे है, 5 घंटे पीछे है या 5 घंटे 30 मिनट पीछे है? तो भारत का समय ग्रीनिच समय से क्या राइट आंसर आना चाहिए? 5 घंटे 30 मिनट आगे है। 6th क्लास के प्रश्न हैं। क्लास अच्छी लग रही है तो लाइक करते जाएं, इस चैनल को सब्सक्राइब करते जाएं, शेयर करते जाएं, बताते जाएं दोस्तों को कि पढ़ना ज़रूरी है, आगे बढ़ना ज़रूरी है। रूस में कितने मानक समयों को अपनाया गया है? प्रश्न नंबर 16, रूस में कितने मानक समयों को अपनाया गया है? बताना ज़रूरी है, पढ़ना ज़रूरी है, आगे बढ़ना ज़रूरी है। 11 इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, दक्षिणावर्त दिशा में घूमने वाले ग्रह हैं। दक्षिणावर्त दिशा में कौन से ग्रह घूमते हैं? प्रश्न नंबर 17 आपकी स्क्रीन पे है। बहुत ही बढ़िया प्रश्न है। दक्षिणावर्त दिशा में घूमने वाले, पृथ्वी पप्पू की तरह घूमती है, आपको पता है ना, पश्चिम से पूर्व की ओर घूमती है पृथ्वी। तो इसका मतलब कुछ ग्रह ऐसे हैं जो जिसको कहते हैं पश्चिम से पूर्व की अगर घूमते हैं तो उसको वामावर्त दिशा कहते हैं। लेकिन प्रश्न क्या है? 17वां प्रश्न इंपॉर्टेंट प्रश्न है। दक्षिणावर्त दिशा में क्लॉकवाइज दिशा में घूमने वाले ग्रह हैं बुध व शुक्र, शुक्र व यूरेनस, मंगल व बृहस्पति और शुक्र व नेपच्यून। कितने नंबर का प्रश्न हो गया भाई? प्रश्न नंबर है 17वां नंबर। तो राइट आंसर क्या आना चाहिए? शुक्र व यूरेनस ग्रह जो होते हैं, शुक्र व यूरेनस, ये दक्षिणावर्त दिशा में घूमने वाले ग्रह हैं, शुक्र व यूरेनस। खूब बार ये प्रश्न पूछ लेते हैं, बढ़िया प्रश्न है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, पृथ्वी अपनी कक्षीय सतह के साथ कितनी डिग्री का कोण बनाती है? इसमें देखो, दक्षिणावर्त दिशा में घूमने वाले बुध व शुक्र क्या है? बुध है सबसे छोटा ग्रह है, सूर्य के सबसे नज़दीक है। शुक्र पृथ्वी का जुड़वा ग्रह है, सबसे चमकीला ग्रह है। मंगल व बृहस्पति जो है इनके बीच में क्या पाए जाते हैं? क्षुद्र ग्रह पाए जाते हैं। क्षुद्र ग्रह किन किन ग्रहों के बीच में पाए जाते हैं? मंगल व बृहस्पति के बीच में पाए जाते हैं, क्षुद्र ग्रह पाए जाते हैं। तो आप लोग ध्यान में रखें, ठीक है। आगे हम चलेंगे प्रश्न नंबर 18वें में। बढ़िया प्रश्न आते हैं भाई, आप लोग ध्यान से इस प्रश्नों को देखें। 18वें नंबर का प्रश्न आपकी स्क्रीन पर कि पृथ्वी अपनी कक्षीय सतह के साथ कितने डिग्री का कोण बनाती है? पृथ्वी अपने कक्षीय सतह के साथ कितने डिग्री का कोण बनाती है? कॉमन प्रश्न है लेकिन फिर भी 66.5 से 1/2 डिग्री इज द राइट आंसर। फिर है 19वें नंबर का प्रश्न, उत्तर अयनांत किस तिथि को आता है? बढ़िया प्रश्न है। 21 मार्च, 23 सितंबर, 21 जून और 22 फरवरी, 22 दिसंबर। क्या राइट आंसर आना चाहिए? ये बढ़िया प्रश्न है, कन्फ्यूज करने वाले हैं, इसलिए ध्यान से इन प्रश्नों को देखना भाई। उत्तर अयनांत किस दिन को कहते हैं? तो आप बताएंगे 21 जून। 21 जून को उत्तर अयनांत कहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट, दक्षिणी अयनांत किसे कहते हैं? दक्षिण अयनांत, इसको लेकर आते हैं ऊपर। दक्षिण अयनांत किस दिन को कहेंगे भाई? किस दिन को दक्षिण अयनांत कहेंगे? तो आप बताएंगे 23 सितंबर, ठीक है। इस दिन क्या होता है? दिन की लंबाई सबसे अधिक होती है और रात की लंबाई सबसे कम होती है, यानी कि दिन बड़े होते हैं और रातें छोटी होती हैं। कौन कौन से दिन? 21 जून व 23 सितंबर को। आगे बात समझते हैं। विषुव से संबंधित गलत उत्तर छांटिए। विषुव, इसके बारे में आपको गलत उत्तर छांटना है। थोड़ा सा ऊपर ले लेता है इस क्वेश्चन को। विषुव से संबंधित गलत उत्तर छांटिए कि विषुव क्या होता है। तो देखिए, विषुव के बारे में बात है। इस दिन पूरी पृथ्वी पर दिन व रात बराबर होता है। पहला, क्या ये गलत है? आपको बताना है। 21 मार्च व 23 सितंबर को विषुव की स्थिति होती है। क्या यह गलत है? यह आपको बताना है। इस दिन सबसे लंबा दिन व सबसे छोटी रात है। क्या यह बात सही है? आपको बताना है। इस दिन वसंत विषुव व शरद विषुव की स्थिति बनती है, ठीक है। तो गलत उत्तर कौन सा है? इसमें गलत उत्तर यह है, इस दिन सबसे लंबा दिन व सबसे छोटी रात होती है। ये बात गलत है। सबसे छोटा लंबा दिन व सबसे छोटी रात जिन दिनों को होती है उनको अपन क्या कहते हैं? अयनांत कहते हैं। उनको क्या कहते हैं भाई? अयनांत। और विषुव किसे कहेंगे?
पृथ्वी पर दिन व रात बराबर हों तो उन दिनों को अपन क्या कहते हैं, विषुव कहते हैं। ऐसी स्थिति कब बनती है, 21 मार्च व 23 सितंबर को। ये आप लोग भी ध्यान में रखें। अब आपकी स्क्रीन पे हम लेकर के आएंगे 22वां प्रश्न। ठीक है, 22वां प्रश्न जो है वह भी बड़ा शानदार प्रश्न है और एग्ज़ाम में पूछ लिया जाता है। 22वां प्रश्न क्या है, देखिए स्क्रीन पर। ये एक प्रश्न मेरे हिसाब से लगभग 2 करोड़ के प्रश्न हैं। अगर आपको आए तो 2 करोड़ ज़रूर कमा लेंगे। गर्मियों में क्रिसमस का पर्व कहाँ मनाया जाता है? गर्मियों में क्रिसमस का पर्व कहाँ मनाया जाता है बच्चा? तो जापान में, भारत में, ऑस्ट्रेलिया में या फिर अमेरिका में, कहाँ मनाया जाता है आपको बताना है, आपको टिक लगाना है। जापान में, भारत में, ऑस्ट्रेलिया में या फिर अमेरिका में। तो राइट आंसर क्या है भाई, ऑस्ट्रेलिया में। ऑस्ट्रेलिया जो है इसका राइट आंसर है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 23वां प्रश्न है, मानचित्रों से संबंधित है। उच्चावच मानचित्र किसे कहते हैं? भौतिक मानचित्र किसे कहते हैं? राजनीतिक मानचित्र किसे कहते हैं? और थीमेटिक मानचित्र किसे कहते हैं? इसमें आपको बताना है। उच्चावच मानचित्र पर्वतों, पठारों आदि प्राकृतिक आकृतियों को दर्शाने वाले मानचित्र। ठीक है, तो ये क्या है, राइट बात है। ये क्या है, राइट बात है। आपको मैं बता देता हूँ सीधा आंसर ही उच्चावच मानचित्र, ये भी सही बात है। भौतिक मानचित्र किसे कहते हैं? उच्चावच मानचित्र जो होते हैं ना उन्हीं को भौतिक मानचित्र कहते हैं। राजनीतिक मानचित्र किसे कहते हैं? जिसमें देशों, राज्यों व उनकी सीमाओं को दर्शाया जाए उनको राजनीतिक या पॉलिटिकल मैप कहते हैं। थीमेटिक मानचित्र कौन से होते हैं? थीमेटिक सड़क, वर्षा, वन, उद्योग आदि के वितरण को, वर्षा कितनी हुई, सड़क, वर्षा, वन, रेगिस्तान आदि, इनको बताने वाले जो मानचित्र हैं वो क्या कहलाते हैं भाई? थीमेटिक मानचित्र कहलाते हैं। बढ़िया प्रश्न बनते हैं, 6th क्लास के प्रश्न हैं, आने चाहिए अपने को। क्वेश्चन नंबर 24 है, मानचित्र का घटक नहीं है। चैनल को लाइक करते जाएं, सब्सक्राइब करते जाएं। प्रश्न आपके लिए मैं शानदार लेकर के आ रहा हूं। मानचित्र का घटक नहीं है दूरी, दिशा, प्रतीक और विमा। आंसर क्या जाएगा? विमा। 26वां प्रश्न, 25वां प्रश्न, ग्रीक भाषा में निम्नलिखित शब्दों के अर्थों को सुमेलित कीजिए। ग्रीक भाषा के निम्नलिखित शब्दों के अर्थों को सुमेलित कीजिए। कौन कौन से अर्थ बनते हैं भाई? देख तो लो ढंग से कौन कौन से शब्द मैंने लिखे हैं क्लास में। इसमें पसंद आए तो लाइक तो बनता है भाई। लिथास, एटमॉस, ह्यूडर और बायोस। देखो इनको आपको सुमेलित करना है। लिथास का मतलब क्या है आपको पता है? पत्थर होता है। बायोस का मतलब क्या होता है आपको पता है? जीवन होता है। और ह्यूडर का मतलब क्या होता है? ह्यूडर का मतलब होता है जल। और एटमास का मतलब होता है वाष्प। ये ध्यान में रखना, बहुत बढ़िया प्रश्न है। लिथोस, ये सबको लगभग पता होता है कि पत्थर को लिथोस कहते हैं। ग्रीक भाषा में पत्थर को लिथोस कहते हैं और ग्रीक भाषा में जल को ह्यूडर कहते हैं और ग्रीक भाषा में वाष्प को एटमॉस कहते हैं और ग्रीक भाषा में जीवन को बायोस कहते हैं। ये आप लोग ध्यान में रखना, प्रश्न तो बनता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर, किसकी ऊंचाई को शून्य माना जाता है? किसकी ऊंचाई को शून्य माना जाता है? ऑप्शन ए समुद्री पेंदा, ऑप्शन बी समुद्री सतह, ऑप्शन सी पृथ्वी की सतह और ऑप्शन डी समुद्री किनारा। क्या आंसर आ जाएगा? समुद्री की सतह की ऊंचाई को शून्य माना जाता है। समुद्री जल की जो सतह है उस वहाँ से ऊंचाई शुरू होती है, उस ऊंचाई को अपन शून्य मानते हैं, उसके बाद आकलन करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट 27वां प्रश्न आपकी स्क्रीन पे है। विश्व का सबसे गहरा गर्त मेरियाना ट्रेंच, मेरियाना गर्त 11,022 मीटर जो नीचे है कहाँ स्थित है? सबसे गहरा गर्त है, ये कॉमन प्रश्न है। प्रशांत महासागर इसका राइट आंसर है। फिर है 28वें नंबर का प्रश्न आपकी स्क्रीन पे। इसमें भी आपको संतुलित करना है, क्योंकि संतुलित करने से क्या है आपका कंसेप्ट क्लियर होंगे। 28वें नंबर का प्रश्न आपकी स्क्रीन पे देखिए, विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है? आपको पता है एशिया महाद्वीप है। फिर विश्व एशिया महाद्वीप से गुजरने वाली रेखा कौन सी है? कर्क रेखा है भाई। एशिया को यूरोप से अलग करने वाला पर्वत कौन सा है? यूराल पर्वत है भाई। 3 तरफ से जल से घिरा हुआ महाद्वीप कौन सा है? यूरोप महाद्वीप है। ठीक है, ध्यान में रखना। कितने सही आ रहे हैं, क्या बढ़िया प्रश्न है क्या? कमेंट्स करके मेरे को ज़रूर बताएं, क्योंकि पढ़ेंगे तो ही हम आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। हाँ, ये अभी तो पूरा नहीं हुआ। विश्व का दूसरा सबसे बड़ा महाद्वीप, विश्व का दूसरा सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है? बताइए, विश्व का दूसरा सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है? फिर विश्व का
तीसरा सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है? ये आप लोगों को बताना है, कॉमन प्रश्न है, आप लोग छांट लेना। विश्व का दूसरा सबसे बड़ा महाद्वीप, चारों ओर से महासागरों से घिरा हुआ महाद्वीप, विश्व की सबसे लंबी नदी, विश्व का तीसरा सबसे बड़ा महाद्वीप, जिस महाद्वीप से तीनों रेखाएं गुजरती हैं वह कौन सा महाद्वीप है? विश्व का सबसे छोटा महाद्वीप कौन सा है? हमेशा बर्फ की मोटी परतों से ढका हुआ महाद्वीप कौन सा है? तो खूब सारे हैं, नीचे से वापस अपन सोल्व करते जाते हैं। हमेशा बर्फ जिसके ऊपर ढकी रहे वह कौन सा महाद्वीप है? अंटार्कटिका महाद्वीप है। विश्व का सबसे छोटा महाद्वीप कौन सा है भाई? ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप है। जिस महाद्वीप से तीनों रेखाएं गुजरती हों वह कौन सा महाद्वीप है? अफ्रीका महाद्वीप है। जिस महाद्वीप से तीनों रेखाएं गुजरती हैं, कौन कौन सी? कर्क व मकर रेखाएं। विश्व का तीसरा सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है भाई? उत्तर अमेरिका महाद्वीप है तीसरा। ठीक है। विश्व की सबसे लंबी नदी कौन सी है भाई? नील नदी है। ठीक है। ये काफ़ी प्रश्न आप लोगों ने सोल्व किए हैं। और देख लो पीछे कुछ रह गए तो, चारों ओर समुद्रों से और किससे घिरा हुआ? महासागरों से घिरा हुआ महाद्वीप कौन सा है? समुद्रों से और महासागरों से घिरा हुआ महाद्वीप कौन सा है भाई? अफ्रीका महाद्वीप है। विश्व का दूसरा सबसे बड़ा महाद्वीप भी कौन सा है? अफ्रीका महाद्वीप है। ठीक है। तीन तरफ से घिरा हुआ महाद्वीप, जल से घिरा हुआ महाद्वीप कौन सा है? तीन तरफ से जल से घिरा हुआ महाद्वीप कौन सा है? तीन तरफ से जल से घिरा हुआ महाद्वीप कौन सा है? यूरोप महाद्वीप है। ये काफ़ी प्रश्न आपके एग्जाम में पूछ लेंगे। फिर एशिया को यूरोप से अलग करने वाला पर्वत कौन सा है? यूराल पर्वत है। पहले भी इसको हम बातचीत कर चुके हैं, यूराल पर्वत है। एशिया महाद्वीप से गुजरने वाली रेखा कौन सी है? कर्क रेखा है। विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है? एशिया महाद्वीप है। तो ये, और तीनों तरफ जल से घिरा हुआ महाद्वीप कौन सा है? यूरोप महाद्वीप है। दूसरा सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है? ये भी हमने आप लोगों से चर्चा कर चुके हैं। दूसरा सबसे बड़ा महाद्वीप अफ्रीका महाद्वीप है भाई, ध्यान में रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों की स्क्रीन पे 28वें नंबर का प्रश्न था। खूब सारे प्रश्न मैंने बताए हैं, आप लोग अपनी तुलना करते जाना। प्रश्न नंबर 29, संतुलित कीजिए। कर्क रेखा गुजरती है, कौन से महाद्वीप से गुजरती है भाई? कर्क रेखा, कर्क रेखा गुजरती है कौन से महाद्वीप से? एशिया महाद्वीप से। आर्कटिक वृत्त गुजरता है, 29वें नंबर का प्रश्न है। ठीक है। कर्क रेखा गुजरती है एशिया महाद्वीप से। आर्कटिक वृत्त गुजरता है, आर्कटिक वृत्त यूरोप से गुजरता है। विषुवत वृत्त या 0 डिग्री अक्षांश कौन से महाद्वीप से गुजरता है? अफ्रीका महाद्वीप से गुजरता है। और कर्क रेखा और मकर रेखा, ये तीनों रेखाएं गुजरती है कौन से? ये भी अफ्रीका महाद्वीप से ही गुजरती है। ये मैंने वैसे ही लिख दिया आप लोगों की परीक्षा लेने के लिए। यानी कि कर्क रेखा एशिया महाद्वीप से गुजरती है। आर्कटिक वृत्त जो है वह आर्कटिक वृत्त जो है यूरोप महाद्वीप से गुजरता है। विषुवत वृत्त या 0 डिग्री अक्षांश जो है वह भी अफ्रीका महाद्वीप से गुजरता है। कर्क रेखा, विषुवत रेखा और मकर रेखा, तीनों रेखाएं जिस महाद्वीप से गुजरती हैं वह भी कौन सा है? अफ्रीका महाद्वीप है। ये मैंने वैसे ही लिख दिया है, तो आप ध्यान में रखना, प्रश्न तो बहुत इंपॉर्टेंट है। ऐसा महाद्वीप जिससे तीनों रेखाएं गुजरती हैं, कर्क, विषुवत और मकर, वह कौन सा महाद्वीप है? अफ्रीका महाद्वीप है। आर्कटिक वृत्त कौन से महाद्वीप से होकर गुजरता है? आर्कटिक, यूरोप, यूरोप। विषुवत वृत्त भी अफ्रीका महाद्वीप से गुजरता है। ये ध्यान में रखना, बढ़िया प्रश्न। एक और 29A लिख दिया है मैंने, है ना, 29A। पन्नामा जल संधि, पन्नामा जल संधि नहीं है, पन्नामा स्थल संधि जो है वो किन किन के मध्य है? किन किन महाद्वीपों के मध्य है पनामा स्थल संधि? आंसर क्या है? यूरोप व एशिया ऑप्शन है। उत्तर अमेरिका, दक्षिण अमेरिका, एशिया व अफ्रीका, यूरोप व उत्तर अमेरिका। सिंपल सा प्रश्न है पर इम्पोर्टेंट प्रश्न है, काफ़ी बार आता है। उत्तर अमेरिका व दक्षिण अमेरिका के बीच में पनामा स्थल संधि स्थित है। क्वेश्चन नंबर 30, विश्व की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला, देखो इसको थोड़ा स्क्रीन को ऊपर करते हैं, आपको बताते हैं। 30वें नंबर का प्रश्न है, संतुलित करना है। विश्व की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला कौन सी है? सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला आपको पता है कौन सी है? पर्वत श्रृंखला एंडीज पर्वतमाला जो है, जो कि दक्षिण अमेरिका में है, विश्व की सबसे लंबी पर्वतमाला है। विश्व के सबसे लंबी नदी कौन सी है? नील नदी है, जो कहाँ पर स्थित है? अफ्रीका महाद्वीप में स्थित है। विश्व का सबसे गर्म रेगिस्तान जो है वह शारा का है, जो कि अफ्रीका में है। विश्व की सबसे बड़ी, चौड़ाई की बात कर रहे हैं अपन, चौड़ाई में सबसे चौड़ी नदी अपन इसको कह सकते हैं, अमेजन, दक्षिण अमेरिका में है। लंबी नदी नील नदी है, और विश्व की सबसे बड़ी नदी जो है जिसको अपन कहेंगे अमेजन नदी है, दक्षिण अमेरिका की। अमेजन दक्षिण अमेरिका की, एंडीज दक्षिण अमेरिका की, और ये नदियां जो हैं आप लोग ध्यान में रखें। अंटार्कटिका में भारत के शोध केंद्र हैं। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पे आने वाला है भैया।
कौन सा प्रश्न है भाई? अंटार्कटिका में भारत के शोध केंद्र है। कौन कौन से अंटार्कटिका में भारत के शोध केंद्र? आंसर हो जाएगा मैत्री व पश्चिमी गंगोत्री, मैत्री व उत्तरी गंगोत्री, मैत्री व दक्षिणी गणेश व विष्णु, मैत्री व उत्तरी गंगोत्री, मैत्री व दक्षिणी गंगोत्री। क्या राइट आंसर है इसका? राइट आंसर क्या है? मैत्री व दक्षिण गंगोत्री। ऑप्शन को एंड तक देखें, ये भी जरूरी है, वरना सावधानी हटी और दुर्घटना घटी। गलत हो जाएगा। एक प्रश्न आपको कंपटीशन से बाहर कर सकता है। 31वें के बाद 32वें नंबर का प्रश्न आपकी स्क्रीन पर। पृथ्वी पर पाए जाने वाले जल का, पृथ्वी पर पाए जाने वाले जल का लगभग कितना प्रतिशत महासागरों में पाया जाता है? प्रश्न बड़ा इंपॉर्टेंट है, इजी मत समझना, क्योंकि प्रश्न इतना इजी नहीं है कि पृथ्वी पर पाए जाने वाले जल का लगभग कितना प्रतिशत महासागरों में स्थित है। तो आप कई बार क्या है देखते ही टिक लगाते थे 71% या फिर 81% या 91% या 97%। बताना जरूरी है। राइट आंसर क्या है? 97%। ठीक है, बहुत बढ़िया प्रश्न है। और पृथ्वी का लगभग कितना प्रतिशत जल है? पृथ्वी का लगभग कितना प्रतिशत, पूरी पृथ्वी का जो जल जो है वो लगभग, देखो यहाँ महासागरों में कितना प्रतिशत पाया जाता है ये पूछा है मैंने, और यहाँ पर क्या है पृथ्वी का लगभग कितना प्रतिशत जल है, तो आपको सबको पता ही आएगा आंसर 71% जल है। ठीक है, अब 34वां नंबर का प्रश्न है, ये आपको बताना है, महासागरों के आकार से संबंधित प्रश्न है, बढ़िया प्रश्न है। कोई भी एक प्रश्न यहाँ से बन करके पूछा जा सकता है या फिर तुलना करवा लेंगे आपसे। लगभग वर्ताकार महासागर कौन सा है? लगभग वर्ताकार महासागर कौन सा है? एस के अक्षर का महासागर कौन सा है? एस अक्षर के आकार का त्रिभुजाकार महासागर कौन सा है? या फिर दंतुरित तटरेखा, कटी फटी तटरेखा, दंतुरित दांत के समान कटी फटी तटरेखा किस महासागर की है? और व्यापारिक दृष्टि से सबसे व्यस्तम महासागर कौन सा है? बहुत सारे प्रश्न है, एक प्रश्न में मैंने 5-5 प्रश्न दिए हैं, आप लोगों को पसंद आएंगे जरूर। लगभग वर्ताकार महासागर कौन सा है? तो राइट आंसर कौन सा है? लगभग वर्ताकार महासागर है प्रशांत महासागर। कौन सा महासागर? प्रशांत महासागर। एस के आकार का महासागर कौन सा है? अटलांटिक महासागर। त्रिभुजाकार महासागर कौन सा है? हिंद महासागर त्रिभुजाकार है। दंतुरित तटरेखा वाला महासागर कौन सा है? अटलांटिक महासागर है। व्यापारिक दृष्टि से सबसे व्यस्तम महासागर कौन सा है? ये भी अटलांटिक महासागर है। ध्यान से देखना इन प्रश्नों को, क्योंकि यहाँ से प्रश्न कोई सा भी बन सकता है और आपका दिमाग जो है वह तन सकता है। 34वें नंबर के प्रश्न आप लोगों ने 34 प्रश्न देख लिए हैं। 35वें नंबर का प्रश्न है आपकी स्क्रीन पे। बेरिंग जल संधि स्थित है। बेरिंग जल संधि कहाँ स्थित है? ठीक है, बेरिंग जल संधि कहाँ स्थित है? आर्कटिक व प्रशांत महासागर के बीच, ठीक है, अंटार्कटिक व प्रशांत महासागर के बीच, अटलांटिक व प्रशांत महासागर के बीच, और प्रशांत व हिंद महासागर के बीच। तो राइट आंसर क्या है इसका? आर्कटिक व प्रशांत महासागर के बीच में स्थित है। आर्य प्रशांत बेरी, आर्य बेरी प्रशांत, आर्कटिक बेरिंग जल संधि जो है आर्कटिक व प्रशांत महासागर के बीच में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 36 बहुत बढ़िया प्रश्न है। जल्दीबाजी से गलत हो जाता है ये प्रश्न, अगर जल्दी करेंगे तो ये प्रश्न गलत हो जाएगा। प्रश्न क्या है? वायुमंडल में नाइट्रोजन व ऑक्सीजन की कुल मात्रा लगभग कितनी है? तो नाइट्रोजन कितना प्रतिशत है आप, या प्रश्न क्या है? नाइट्रोजन व ऑक्सीजन की कुल मात्रा पूछ रहा है, इसलिए राइट आंसर क्या आएगा? 99%। कहीं 78% पर क्लिक मत कर देना, वरना गलत हो जाएगा। वायुमंडल 37वें नंबर का प्रश्न है। वायुमंडल लगभग कितनी किलोमीटर तक फैला हुआ है? बढ़िया प्रश्न है। अगर आपने रीड नहीं किया होगा ना तो गलत होने की संभावना रहती है ऐसे प्रश्नों की, इसलिए ध्यान से देखें। वायुमंडल लगभग कितनी किलोमीटर तक फैला हुआ है? वायुमंडल की परत 1000 है, 1600 है, 2000 है, या फिर 36,000 किलोमीटर है? राइट आंसर है 1600 किलोमीटर। कितने किलोमीटर है भाई? 1600 किलोमीटर है। 38वें नंबर का प्रश्न, जो कि कक्षा 6 की बुक के पेज नंबर 43 से हमने लिया है, सुमेलित करना है। 38वें नंबर का प्रश्न है, आपको सुमेलित करना है कि क्या है? हिमालय कौन से महाद्वीप में है? आपको पता है, सिंपल सा प्रश्न है, लेकिन प्रश्न तो बनता है। हिमालय है कहाँ पर? एशिया महाद्वीप में। आल्प्स पर्वतमाला कहाँ पर है? आल्प्स पर्वतमाला कहाँ पर है भाई? यूरोप में है। एंडीज पर्वतमाला दक्षिण अमेरिका में है। और यूराल पर्वत कहाँ पर है? रूस में। कई बार प्रश्न आ जाता है यूराल पर्वत जो है कहाँ स्थित है? रूस में है।
ध्यान में रखना, यूरोप में है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सुमेलित कीजिए। सुमेलित कीजिए, आप लोगों से पूछ ले, ऐसे पर्वत जिनकी सतह ऊबड़ खाबड़ व शिखर शंक्वाकार हो उनको कैसे पर्वत कहते हैं? ऐसे पर्वत जिनका उठा हुआ खंड होर्स्ट कहलाता है, होर्स्ट, और धसा हुआ खंड द्रोणिका या ग्राबेन कहलाता है, तो उनको कौन से पर्वत कहेंगे? और ज्वालामुखी क्रियाओं से जो पर्वत बनते हैं उनको कौन से कहेंगे? ये तीनों जो ऑप्शन हैं उनके सामने राइट इसके आंसर हैं। वलित पर्वत जिनकी सतह ऊबड़ खाबड़ या शिखर शंक्वाकार हो। भ्रंशोत्स पर्वत किसे कहेंगे? उठा हुआ खंड उत्खंड होर्स्ट व धसा हुआ खंड द्रोणिका इनके कहलाते हैं। ज्वालामुखी क्रियाओं से बने पर्वत ज्वालामुखी पर्वत कहलाते हैं। अब प्रश्न बहुत बढ़िया प्रश्न है, प्रश्न नंबर 40 यह है। इसमें आप लोगों को ध्यान से देखना है कि कौन सा पर्वत जो है उनको इन पर्वतों की श्रेणियों में रखेंगे। इन पर भ्रंशोत्तथ पर्वत, वलित पर्वत या ज्वालामुखी पर्वत, किस में इसको आप शामिल करेंगे आपके ऊपर डिपेंड करता है। ठीक है, आपकी जीके कितना मजबूत है उसके ऊपर डिपेंड करेगा। हिमालय पर्वत किस प्रकार का पर्वत है? आल्प्स पर्वत किस प्रकार का पर्वत है? अरावली पर्वतमाला किस प्रकार की पर्वत है? यूरोप का राइन घाटी किस प्रकार की किस प्रकार का पर्वत है? वोस्जेस पर्वत किस प्रकार का पर्वत है? ये आपको बताना है, तो मैं बता देता हूँ। देखो, हिमालय पर्वत वलित पर्वतमाला है, आल्प्स वलित है, अरावली वलित है, यूरोप की राइन घाटी भ्रंशोद पर्वत है, वोस्जेस पर्वत भ्रंशोद पर्वत है। ठीक है, किलिमंजारो ज्वालामुखी पर्वत है, फ्यूजियामा ये भी ज्वालामुखी पर्वत है। तो आप ध्यान में रखेंगे क्योंकि प्रश्न इनमें से किसी का भी बन सकता है। निम्नलिखित में से ज्वालामुखी पर्वत का उदाहरण है, निम्नलिखित में से वलित पर्वतमाला का उदाहरण नहीं है, निम्नलिखित में से कौन सा भ्रंशोत्तथ पर्वत है, तो ये आपको पहचानना पड़ सकता है। इसलिए इस प्रश्न से काफ़ी कंसेप्ट आप लोगों के क्लियर होंगे। 10 प्रश्न और बचे हैं, बढ़ते रहें, आगे बढ़ते रहें। क्वेश्चन नंबर 41 आपकी स्क्रीन पे। विश्व का सबसे ऊंचा पठार जिसको कहेंगे तिब्बत का पठार, कौन सा है? विश्व का सबसे ऊंचा पठार तिब्बत का पठार है। कि ऊंचाई लगभग कितनी है? औसत ऊंचाई लगभग कितनी है? 2000 से 4000 मीटर, 4000 से 6000 मीटर, या 3000 से 6000 मीटर, या फिर 2000 से 3500 मीटर? क्या आंसर आ जाएगा? राइट आंसर है 4000 से 6000 मीटर है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 42 आपकी स्क्रीन पे ये रहा। मैदानों की माध्य समुद्री तल से ऊंचाई अधिकतम कितनी हो सकती है? 50 मीटर, 100 मीटर, 150 मीटर, या फिर 200 मीटर? बढ़िया प्रश्न है। मैदानों की जो समुद्री तल से ऊंचाई अधिकतम कितनी हो सकती है? कि इतनी ऊंचाई तक के जो भूस्थल हैं उनको हम मैदान कहेंगे। क्या आंसर आएगा? 50 मीटर, 100 मीटर, 150 मीटर, या 200 मीटर? राइट आंसर क्या हो सकती है? इसकी अधिकतम ऊंचाई हो सकती है 200 मीटर। ठीक है, हुंडक जलप्रपात किस नदी पर स्थित है? यह बहुत बढ़िया प्रश्न आता है। हुंडक हुंडक जलप्रपात किस नदी पर स्थित है? स्वर्णरेखा नदी पर, झेलम या वितस्ता नदी पर, चिनाब नदी पर, या कावेरी नदी पर? राइट आंसर है स्वर्णरेखा नदी पर। ठीक है, भारत का क्षेत्रफल लगभग कितना है? 44वां प्रश्न है। तो राइट आंसर क्या है? 32.8 लाख वर्ग किलोमीटर है, 32.8 लाख वर्ग किलोमीटर है। अब 45वां प्रश्न आपकी स्क्रीन पे है। भारत का अक्षांशीय विस्तार कितना है? तो आप बताएंगे 8 डिग्री 4 डेश और 37 डिग्री 6 उत्तरी अक्षांश। उत्तरी अक्षांश है, पूर्वी देशांतर नहीं है। इसी में एक और प्रश्न मैंने बना दिया है, भारत का देशांतरीय विस्तार कितना है? ऑप्शन ये ही इनमें से छांटना है। भारत का देशांतरीय विस्तार कितने नंबर का प्रश्न है भाई? 45वें नंबर का प्रश्न है। क्या आंसर आ जाएगा? 68 डिग्री 7 व 97 डिग्री 25 डेश पूर्वी देशांतर जो है यह है भारत का देशांतरीय विस्तार है। बढ़िया प्रश्न है, ये गलत हो सकते हैं, इसलिए आगे ध्यान से देखें इन प्रश्नों को। प्रश्न नंबर 46 आपकी स्क्रीन पे है। पश्चिम से लेकर पूर्व तक भारत का लगभग कितना देशांतरीय विस्तार है? आंसर आ जाएगा 29। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 47 क्या है? वृत्त हिमालय, हिमाचल, मध्य हिमालय, हिमाद्री, दक्षिणी हिमालय, शिवालिक, इनको सुमेलित करना है। वृत्त हिमालय किसे कहेंगे भाई? वृत्त हिमालय जो है किसे कहेंगे? वृत्त हिमालय हो गया, मध्य हिमालय हो गया। मध्य हिमालय तो क्या है भाई?
हिमाचल है। मध्य हिमालय को किसको कहते हैं? हिमाचल कहते हैं। दक्षिण हिमालय क्या है? शिवालिक है। और वृद्ध हिमालय को क्या कहते हैं? हिमाद्री भी कहते हैं। ये आप लोग ध्यान में रखना। प्रश्न नंबर 47, ठीक है। 47 के बाद प्रश्न नंबर 48 बड़ा काम का प्रश्न है। कई प्रश्न इसमें मैंने शामिल कर दिए हैं, आप इनको ध्यान से देंगे 48 को, कि अरब सागर में गिरने वाली नदियाँ कौन सी हैं। प्रश्न 1 पूछ ले, अरब सागर में गिरने वाली नदियाँ कौन सी है। फिर आप लोगों से पूछ ले, पश्चिमी की तरफ बहने वाली नदियाँ कौन सी हैं। विंध्य या सतपुड़ा से निकलने वाली नदियाँ कौन सी है। तब उस कंडीशन में आप आंसर बताएं, नर्मदा व ताप्ती नदियाँ। अरब सागर में गिरने वाली नदियाँ हैं, पश्चिमी की तरफ बहने वाली नदियाँ हैं, विंध्य या सतपुड़ा से निकलने वाली नदियाँ हैं, ठीक है। फिर अगला प्रश्न इसी में मैंने बना दिया है कि बंगाल की खाड़ी की ओर गिरने वाली नदियाँ कौन सी है और पूर्व की ओर बहने वाली नदियाँ कौन सी है। तो महानदी, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी, ये पूर्व की ओर बहने वाली नदियाँ हैं और बंगाल की खाड़ी में ये गिरती हैं, ठीक है। झेलम, चिनाब, रावी, सतलज, ये सब कौन सी नदी में कहाँ पर गिरेंगे भाई? पूर्व की ओर बहने वाली ये नदियाँ हैं, महानदी, गोदावरी, कृष्णा और कावेरी, ये बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली नदियाँ हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, पाक जल संधि स्थित है, किन किन के बीच में पाक जल संधि स्थित है? बहुत बढ़िया प्रश्न है, ये कई बार पूछ लिया जाता है। भारत व पाकिस्तान के बीच, भारत व श्रीलंका के बीच, श्रीलंका व मालदीव के बीच, पाकिस्तान व श्रीलंका के बीच। तो राइट आंसर क्या है? भारत व श्रीलंका के बीच स्थित है क्या? पाक जल डमरू, पाक जल संधि, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन 50वां प्रश्न है आपकी स्क्रीन पे, कौन सा है? परवाल द्वीप, लक्षद्वीप, अंडमान निकोबार द्वीप और 2004 में सुनामी से प्रभावित द्वीप कौन सा है भाई? ठीक है, ये आप लोगों को बताना है। तो परवाल द्वीप कौन सा है? परवाल द्वीप, लक्षद्वीप परवाल द्वीप है। लक्षद्वीप क्या है, कहाँ पर स्थित है? अरब सागर में स्थित है। अंडमान निकोबार कहाँ पर स्थित है? बंगाल की खाड़ी में स्थित है। 2004 में सुनामी से प्रभावित द्वीप कौन सा है? अंडमान निकोबार द्वीप समूह स्थित है, प्रभावित द्वीप है। तो ये कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न जो है आपकी स्क्रीन पे थे, आपको अच्छे लगे होंगे। अगर आपको ये प्रश्न अच्छे लगे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू, धन्यवाद।